हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? नहीं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो मौर्य काल या मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी वंश आए, ठीक ना, उन सभी को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया था, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, मौर्योत्तर काल के पश्चात गुप्त वंश का शासन काल आता है, ठीक है ना। तो गाइस, इस गुप्त वंश को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक? नहीं। तो गाइस देखिए, गुप्त वंश का जो शासन काल था, ठीक है, कब से कब तक था? 319 से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में कुषाण वंश का शासक चल रहा था, ठीक है ना, कुषाण वंश का, है ना। इस क्षेत्र में ऐसे पूरा कुषाण वंश का शासक चल रहा था, ठीक है। और इस क्षेत्र में सातवाहन काल, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बताते हैं ये। जैसा कि देखिए, हमने यहाँ पर अभी भारत का मैप बना दिया, ठीक है ना। क्या बना दिया? भारत का मैप इस प्रकार से मान लीजिए बना दिया, है ना। तो देखिए, इस क्षेत्र में गुप्त वंश का राजधानी था, कौन सा? पाटलिपुत्र, ठीक है, जो जिसे आज पटना कहा जाता है ना। तो यहाँ जो था गुप्त वंश का राजधानी था, है ना। तो देखिए, जब समुद्रगुप्त शासक बने, ठीक है ना, समुद्रगुप्त शासक बने, तो वो क्या किए? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है, अभियान करने लगे। क्या करने लगे? अभियान करने लगे, ठीक है। तो जब वो दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की ओर जब अभियान करने चले जाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कहाँ? यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना। तो इस प्रकार से वो जब छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? देखिए, यहाँ जब पहुंचते हैं, ठीक है, कुषाण वंश की जगह, ठीक ना, इस क्षेत्र में कौन पहुंचते हैं? तो गुप्त वंश, ठीक है, कौन? गुप्त, ठीक ना। गुप्त वंश के शासक जो थे, कौन? समुद्रगुप्त, है ना। उस समय देखिए, यहाँ पर सातवाहन के पश्चात, ठीक है, कौन शासक कर रहा था? गुप्त वंश के जो शासक थे, ठीक है, समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त, है ना। तो इस समय जो यहाँ पर है, ठीक है, कौन सा वंश था? वकाटक वंश। कौन सा वंश? वकाटक वंश, ठीक ना। और इसी समय, ठीक है, यहाँ कौन सा वंश था? तो यहाँ देखिए, नल वंश का शासक चल रहा था। कौन सा? नल वंश का, है ना। तो गाइस देखिए, ये जो थे गुप्त वंश, वकाटक वंश, ठीक है, ये प्रमुख वंश थे, ठीक ना। इनके अलावा देखिए, यहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश थे, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में जो थे वो बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश थे, है ना। एक गुप्त वंश, ठीक है, और ये वकाटक वंश, ठीक है, वकाटक वंश, है ना। और ये जो नल वंश है, ठीक है, ये जो था क्षेत्रीय राजवंश था, है ना। तो देखिए, गुप्त वंश के जब शासक जो थे, कौन? समुद्रगुप्त, है ना। तो इस समय क्या हुआ? ये जब दक्षिण भारत में अभियान करने निकले, ठीक है, तो देखिए, इस समय यहाँ छत्तीसगढ़ के इस मध्य भाग क्या बोला जाता था? तो क्या बोला जाता था? तो दक्षिणापथ। क्या बोला जाता था गुप्त काल में? इस छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को दक्षिणापथ, ठीक है। और इस दंड कारण्य को क्या बोला जाता था? महाकांतार। क्या बोला जाता था? महाकांतार, है ना। गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणापथ या कोसल, और इस क्षेत्र को महाकांतार, है ना। तो देखिए, जब समुद्रगुप्त शासक थे, ठीक ना, तो देखिए, वे जब दक्षिण भारत में अभियान करने निकले, तो देखिए, वकाटक वंश के राजा थे, कौन? महेंद्र सेन। कौन? महेंद्र सेन, ठीक है, उस समय। और नल वंश के शासक कौन थे? व्याघ्रराज। कौन? व्याघ्रराज, ठीक है। तो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को समुद्रगुप्त ने, किसने? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, है ना। गुप्त वंश के शासक जो थे समुद्रगुप्त, है ना, उन्होंने वकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन को और नल वंश के राजा व्याघ्रराज को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है ना। क्या किया था? पराजित किया था। किंतु उसे जो है अपने शासक क्षेत्र में, ठीक है, इनको तो जीत लिया था वकाटक वंश को, है ना। और ये क्या हुआ? नलवंश को भी इन्होंने पराजित कर दिया था, ठीक है। नलवंश के राजा जो थे व्याघ्रराज, इनको, है ना। किंतु इससे क्या किया, है ना, अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने इन दोनों क्षेत्रों को अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया, ठीक। मतलब यहाँ से क्या करते थे वो? तो कर लेते थे, ठीक है, कर लेते थे। उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की सैनिकों की आवश्यकता होती थी, है ना, तो यहाँ से मंगाए जाते थे, है ना, ठीक।
तो यहाँ मतलब उनका अधिकार क्षेत्र तो था किनका, समुद्रगुप्त का, ठीक है। लेकिन यहाँ जो थे है ना वो वकाटक और नलवंश के शासक थे, ठीक है। पर इन पर जो है ना जीत हासिल करने के पश्चात इनको अपने शासन क्षेत्र में नहीं मिलाया था, किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक। तो गाइस देखिए हमने ये जाना, ठीक है, कि गुप्त वंश से, ठीक है, गुप्त वंश के समकालीन जो वंश थे, ठीक है, कौन थे, वकाटक वंश, किस क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है ना। और उसी समय, ठीक है, यहाँ जो महाकांतर क्षेत्र में है ना कौन थे शासक, तो नलवंशी शासक जो थे, है ना। और उस समय समुद्रगुप्त के समय व्यागराज थे, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर मैप के जरिए, ठीक ना, मतलब कि जो भी वंश थे उनका यहाँ पर शासन क्षेत्र जानने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कि गुप्त वंश से संबंधित जो भी जानकारी है, ठीक है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को अभी देखेंगे। तो गाइज अभी हमने गुप्त काल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी मैप के द्वारा प्राप्त किया, ठीक है ना। और हमने ये जाना कि गुप्त काल के समकालीन कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से वंश आए, ठीक है, हमने इसे जानने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम गुप्त वंश को थ्योरी बेस्ड जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। देखिए गुप्त वंश है ना, जो गुप्त वंश का शासन काल था वो कब से कब तक था, तो 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है ना। मौर्योत्तर काल जब समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो गुप्त वंश का उदय होता है ना। और कब से इसका कब तक शासन काल चलता है, तो 319 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है ना। देखिए इस गुप्त वंश की जानकारी जो है ना, वो किससे मिलती है, तो हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से, है ना। किससे मिलती है, तो हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से, है ना। हरिशेन कौन थे, तो ये जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ठीक ना, जिन्होंने गुप्त वंश के बारे में लिखा था, ठीक है ना। तो गाइस देखिए हमने ये जाना कि गुप्त वंश की जो जानकारी है वो हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, ठीक ना। ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, है ना। देखिए गुप्त काल में अब देखेंगे, है ना, कि छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, है ना। देखिए गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को, देखिए मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ जो है ना, हमने अभी देखा है ना कि मध्य छत्तीसगढ़ किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो दंडकारण्य का क्षेत्र था उसे किस नाम से, महाकांतार, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता था, महाकांतार, है ना। जो मध्य छत्तीसगढ़ था उसे दक्षिणापथ और कौशल, है ना, उसके अलावा दंडकारण्य को क्या किस नाम से, तो महाकांतार, ठीक है। तो इस नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, कब, गुप्त वंश में, ठीक है ना, गुप्त काल में। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में, ठीक है, कि गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो दो जगह से प्रमुख प्राप्त हुए, ठीक है, एक बानाबरत, दूसरा पिटाईवल, ठीक है। बानाबरत कहाँ है, दुर्ग में, पिटाईवल कहाँ है, तो रायपुर में, है ना। तो इन दो जगहों से क्या है, गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है ना गाइस। अब हम देखेंगे, है ना, कि गुप्त वंश के प्रमुख शासक जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुए, ठीक है ना, गुप्त काल के जो प्रमुख शासक हमारे छत्तीसगढ़ में हुए, जिनकी जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होती है, उन शासकों को यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। वैसे तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, श्रीगुप्त हैं, ठीक है। लेकिन श्रीगुप्त का उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है ना, इसी कारण हम उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जिनकी जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए हमने ये तो जान लिया कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, ठीक है, बस इतना जानना काफी है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब हम देखेंगे गुप्त वंश के प्रमुख शासक जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रहे। देखिए यहाँ पर पहला है समुद्रगुप्त, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। इन समुद्रगुप्त जो है ना, वो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है ना। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था, है ना, वो समुद्रगुप्त ही था, है ना। जब ये शासक बनता है तो क्या करता है, मतलब ये जो है ना, वो मतलब कि पूरे भारत को जीतना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए वो पूरे भारत में मतलब अभियान करता है, क्या करता है, भारत में अभियान करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है ना, वही हरिशेन, ठीक है, कौन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है ना, उनका एक कृत है प्रयाग प्रशस्ति, इसे याद रखिएगा, है ना। किसका है प्रयाग प्रशस्ति, तो हरिशेन का कृत है, ठीक है, रचना है ना, जिसके अनुसार क्या है, देखिए
समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को, है ना, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को, जैसा कि हमने देखा भी, है ना, इससे पूर्व, है ना, क्या देखा कि क्या बोलते हैं, वकाटक वंश का जो शासन क्षेत्र था, है ना, वो कहाँ था, ठीक है। और वकाटक वंश के जो राजा हुए, ठीक है, शासक हुए महेंद्र सेन, है ना, उनको क्या किया, दक्षिण अभियान पर जब निकले थे, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है, जब दक्षिण अभियान पर निकले थे, है ना, कौन, समुद्रगुप्त, तो उन्होंने क्या किया कि दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन, ठीक है, जो कि वकाटक वंश के राजा थे, ठीक है, उसके अलावा महाकांतर के राजा, ठीक है, व्यागराज जो कि नलवंशीय शासक थे, है ना, तो इन दोनों को क्या किया, समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया, ठीक है ना, क्या किया, इन दोनों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, ये जो थे दक्षिण कौशल और महाकांतर, ठीक है, इसको समुद्रगुप्त ने अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया, ठीक ना, क्या किया, अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया, बस यहां से वो कर लेते थे, क्या करते थे, कर लेते थे, ठीक है ना, और अपने अधीन रखते थे। अगर समुद्रगुप्त को किसी भी प्रकार का मतलब कि सैनिक सुविधा चाहिए था, है ना, सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ से वो मंगा सकते थे, ठीक है ना। तो हमने गाइस ये जाना, ठीक है, कि समुद्रगुप्त ने क्या किया, जब दक्षिण अभियान किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को, है ना, जो कि वकाटक वंश के थे, और महाकांतर के राजा व्यागराज को, ठीक है, जो कि नलवंश शासक थे, है ना, इन दोनों को पराजित कर दिया। किसके अनुसार, ये भी पूछ सकता है, तो पर्याप्त प्रशस्ति के अनुसार, ठीक ना, जो कि हरिशेर कृत है एक, ठीक है ना। गाइस देखिए, समुद्रगुप्त ने, है ना, जो व्यागराज का जब वो चीज किया था, पराजित किया था, ठीक है, तो इनको एक उपाधि मिली थी, ठीक है, कौन सा, व्याघ्रहंता, कौन सा उपाधि, व्याघ्रहंता, है ना। जब नलवंशीय शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था, तो उसके पश्चात समुद्रगुप्त को एक उपाधि मिला था, कौन सा, व्याघ्रहंता, ठीक ना। तो गाइस देखिए, अब हमने यहाँ देखा है ना कि दक्षिण विजय प्राप्त किया है ना, किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। उसके अलावा देखिए, किंवदंती के अनुसार, ठीक है ना, किंवदंती, है ना, ये भी एक महान उस समय थे, है ना, कवि। देखिए, इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त कुछ समय के लिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इनके अनुसार, किंवदंती के अनुसार, समुद्रगुप्त कुछ समय के लिए महानदी के तट के किनारे, ठीक है, क्या देखिए, समुद्रगुप्त कुछ समय के लिए महानदी के किनारे डेरा डाला था, ठीक है ना, महानदी के किनारे डेरा डाला था, जिसके कारण उस जगह को, है ना, उस जगह को महासमुद्र कहा जाता है ना। देखिए, वो जो महासमुद्र है ना, जो जिला है महासमुद्र, उसका नाम महासमुद्र क्यों पड़ा, देखिए, महासमुद्र का नाम महासमुद्र इसलिए पड़ा, है ना, क्योंकि देखिए वो महानदी के किनारे है, ठीक है ना, महानदी के किनारे जब समुद्रगुप्त ने डेरा डाला, ठीक है, कुछ समय के लिए वहां रुके थे, ठीक है। तो गाइस देखिए, उनका नाम है क्या चीज, समुद्रगुप्त, क्या नाम है, समुद्र, है ना, और महानदी, ठीक है। तो इस महानदी किनारे, है ना, उन्होंने डेरा डाला था, जिसके कारण उस जगह का नाम क्या पड़ा, महासमुद्र, ठीक। तो अब जान गए होंगे गाइस, है ना, कि क्या बोलते हैं कि उस जगह का नाम महासमुद्र क्यों पड़ा था, ठीक है। उसके अलावा देखिए, महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में, ठीक है, महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में इस समुद्रगुप्त की पत्नी थी, ठीक है, रूपा देवी, ठीक है, जिसका साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था, है ना। क्या बोल रहा है कि महासमुंद के देखिए, महासमुद्र के कोपरा नामक ग्राम से, ठीक है, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले थे, है ना गाइस। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना, कि समुद्रगुप्त की पत्नी जो रूपा देवी थी, ठीक ना, उनका साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ऑप्शन दे देगा आपके पास, है ना। तो ऑप्शन में आपको दिखेगा कोपरा, ठीक है ना, कहाँ से, कोपरा से, ठीक। तो गाइस, हमने यहाँ तक देखा, है ना, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक। उसके पश्चात देखिए, इनका जब शासनकाल समाप्त होता है, ठीक, फिर देखिए, अब हमें पढ़ना है रामगुप्त के बारे में, ठीक ना। तो जो शासक हुए हैं ना, इनके बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ में जिनकी जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में, है ना। तो इस रामगुप्त के बारे में देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। रामगुप्त का सिक्का जो है दुर्ग के बानाबरत से मिला, ठीक है ना। रामगुप्त का जो सिक्का था वो दुर्ग के बानाबरत से मिला, ठीक है। देखिए, दुर्ग का बानाबरत है ना, दुर्ग का बानाबरत। तो यहाँ से जो सिक्का मिला था वो किसका है मिला था, तो इसी रामगुप्त का, किसका, इसी रामगुप्त का जो सिक्का था वो दुर्ग के बानाबरत से मिला था, ठीक ना। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ तक देखा
उसके पश्चात देखते हैं हम अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक ना। किनके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो देखिए गाइस, इनके बारे में जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जानकारी है, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे हम देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, कौन थी? प्रभावती, ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, ठीक है, जिसका विवाह जो है ना, वकाटक वंश के राजा, ठीक है, वकाटक वंश के जो शासक थे रुद्रसेन द्वितीय, उनसे हुआ था, ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे कभी पूछ सकता है और पूछा भी गया है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह, ठीक है, किस वंश के शासक से हुआ, ऐसे ही पूछ सकता है, तो वकाटक वंश के, ठीक ना। और किस शासक से हुआ? तो रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। बहुत सारे पुस्तकों में रुद्रसेन केवल दिया रहता है ना, लेकिन वो क्या है? रुद्रसेन द्वितीय, ठीक ना। तो इसे आप याद रखिएगा, है ना, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह जो है वो वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं उसके पश्चात, है ना, कुमार गुप्त के बारे में, ठीक है ना। तो कुमार गुप्त देखिए, इस चंद्रगुप्त के बाद है जो जिसकी जानकारी मिलती है वो है कुमार गुप्त। देखिए कुमार गुप्त के बारे में क्या जानकारी है कि मयूर का रत्न जड़ित सिक्का जो है वो आरंग से मिला, ठीक है ना। देखिए मयूर का रत्न जड़ित सिक्का जो है ना, वो कहां से मिला? आरंग से, ठीक है। किनका किनका मिला? तो कुमार गुप्त का, है ना। तो देखिए यहाँ पर रामगुप्त का सिक्का दुर्ग के बानाबरत से मिला था, और कुमार गुप्त का जो सिक्का था वो कहां से? आरंग से, ठीक है। और ये किस प्रकार का सिक्का था? तो मयूर का रत्न जड़ित सिक्का था, है ना। तो इसे याद रखिएगा कि मयूर का रत्न जड़ित सिक्का कहां से मिला? आरंग से। और किनका था वो? कुमार गुप्त का, ठीक है। तो गाइस हमने देखा कि मयूर का रत्न जड़ित सिक्का जो है वो कुमार गुप्त जी का आरंग से प्राप्त हुआ, ठीक। उसके पश्चात देखिए भानुगुप्त, कौन? भानुगुप्त के बारे में देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो देखिए भानुगुप्त जो थे शासक हुए किसके? गुप्त वंश के, ठीक ना। तो एक है एरड़ अभिलेख, क्या है? एरड़ अभिलेख, है ना। तो इस एरड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। एरड़ अभिलेख से सरभवंशीय शासक सरभराज का वर्णन मिलता है, ठीक ना। ये जो गुप्त वंश के जो शासक थे कौन कौन थे? तो भानुगुप्त, ठीक है। तो इस भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से, ठीक ना, भानुगुप्त एक एरड़ अभिलेख था जिसमें सरभवंशीय शासक जो सरभराज थे, है ना, उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, ठीक ना, क्या देखा कि गुप्त का के जो गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कौन कौन से? समुद्रगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, है ना। उसके पश्चात जो है भानुगुप्त, ठीक है। ये प्रमुख जो शासक हुए हैं छत्तीसगढ़ में हमारे, तो इनको याद रखिएगा क्रमानुसार, है ना। यहाँ पर हमने क्या जाना? तो गाइस हमने समुद्रगुप्त के बारे में जाना, ठीक है, कि ये मतलब कि दक्षिण अभियान पर निकले थे, ठीक है, भारत के। तो इन्होंने, है ना, क्या बोलते हैं, कौशल के राजा जो थे, है ना, कौन? महेंद्र सेन, है ना, उनको पराजित किया। उसके अलावा महाकांतर के जो राजा थे कौन? व्यागराज, उनको पराजित किया था, ठीक है। तो किसके अनुसार? तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है, जो कि एक हरिशेर की कृत है, ठीक है। और उनके बारे में हमने जाना कि वो कुछ समय के लिए जो है वो महानदी के तट के किनारे डेरा डाले हुए थे, ठीक है, वहां पे रुके हुए थे, है ना, जिसके कारण उस जगह का नाम क्या पड़ा? महासमुद्र, ठीक। उसके अलावा हमने ये जाना कि जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी, ठीक है, कौन? रूपा देवी, ठीक है, जिसका साक्ष्य जो है वो महासमुद्र के कोपरा नामक झील से प्राप्त होता है, ठीक। उसके अलावा हमने यहाँ पर जाना कि किसके किसके सिक्के मिले थे। तो एक जो थे, है ना, रामगुप्त के, ठीक है, उनका सिक्का दुर्ग के पानाबरत से, ठीक ना। उसके अलावा यहाँ जो है कुमार गुप्त, इनका जो सिक्का था वो आरंग से। और एक इस प्रकार का सिक्का था तो मयूर का रत्न जड़ित सिक्का, ठीक। तो ये जो प्रमुख शासक हुए गुप्त वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। अब गाइज हम यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित कुछ स्थलों के देखेंगे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं, है ना, कि गुप्त काल जो था, ठीक ना, इसे क्या है, यही से जो है, यही से क्या है, गुप्त काल से मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के निर्माण किए गए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मंदिर निर्माण किए गए, है ना, मतलब कि विभिन्न प्रकार के, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए गुप्त काल को कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही से, है ना, मतलब कि
इन सब का विकास हुआ, ठीक है। स्थलों का विभिन्न प्रकार के स्थल जैसे कि मंदिर है ना, महल, ये सब बनवाए गए, ठीक है ना। ठीक, इसी कारण छत्तीसगढ़ में है ना गुप्त काल को जो है वो कला एवं संस्कृति का जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो भी गुप्तकालीन मंदिर थे, ठीक ना, वो किस शैली में हुआ करते थे, तो नागर शैली में, ठीक है। किस शैली में हुआ करते थे, नागर शैली में, ठीक ना। गाइस हम बाद में बताएंगे कि नागर शैली क्या होता है, ठीक है। अभी देख लीजिए आप, है ना, कि गुप्तकालीन जो भी थे, है ना, मंदिर, वो किस शैली में हुआ करते थे, तो नागर शैली में, है ना। और जो यहाँ पर जो भी ईंटें थी वो किस कलर की थी, तो लाल ईंटों से बनाए जाते थे। किस प्रकार की ईंटों से, लाल कलर के ईंटों से, ठीक है। जो भी ये गुप्तकालीन मंदिर थे, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ जो गुप्तकालीन स्थल है प्रमुख, ठीक है, तालागांव का विष्णु मंदिर, ठीक ना। तालागांव का विष्णु मंदिर, ठीक है, किस वंश से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो तालागांव का जो विष्णु मंदिर है वो गुप्तकालीन स्थल है, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। उसके अलावा बरमकेला का, ठीक है, बरमकेला जो कि पुजारी पाली में है, ठीक ना। यहाँ का जो केटविन मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित, है ना, जो भी जानकारी थी, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में, उन सभी को जानने का प्रयास किया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, कि गुप्त काल के जो समकालीन वंश थे, ठीक है, वकाटक वंश, ठीक है ना, वकाटक वंश, ठीक है, जिन जो कि उसमें से जो शासक हुए कौन, रुद्रसेन द्वितीय, है ना, उनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था, ठीक है। तो उसी वंश को हम देखेंगे, ठीक है, वकाटक वंश को। तो चलिए देखते हैं गाइस उसे भी, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर वकाटक वंश के बारे में लिख दिया है, जहां से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो हमने अभी वकाटक वंश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर ही लिया था, जैसे कि वकाटक वंश जो है वो गुप्त वंश का समकालीन वंश था, है ना। उसके अलावा वकाटक वंश का विस्तार भी हमने देख लिया था कि किस क्षेत्र में था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वकाटक वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है ना, उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, देखिए देखते हैं सबसे पहले राजधानी, ठीक है। वकाटकों की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, तो वकाटकों की जो राजधानी थी वो थी नंदीवर्धन नागपुर, ठीक है, नंदीवर्धन नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक ना, जो कि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है ना। ठीक, तो वो जो थी वकाटकों की राजधानी थी, ठीक है। अब इसके जो समकालीन वंश थे, तो जैसा कि हमने बताया था, है ना, कि गुप्त वंश व नल वंश, ठीक है ना। गुप्त वंश जो था, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, दक्षिण, मतलब कि दक्षिणा पथ या जिसे कोसल कहते थे, ठीक है, मतलब कि दुर्ग रायपुर का जो क्षेत्र था, है ना, उस क्षेत्र में गुप्त वंश का शासन चल रहा था, ठीक है ना। उसके अलावा हमने देखा था कि नल वंश का जो शासन क्षेत्र था, ठीक है, वो कहाँ, महाकांतार, मतलब कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उस नल वंश का शासन काल चल रहा था, ठीक है। तो देखिए इस वकाटक वंश के जो प्रमुख शासक हुए, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में, उनको देखते हैं। पहला महेंद्र सेन, ठीक है। तो महेंद्र सेन को हमने बताया था, ठीक है, जिनका मुकाबला किससे हुआ था, तो समुद्रगुप्त से, ठीक है, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हरिशेर कृत के प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है ना। तो देखिए महेंद्र सेन के बारे में देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक ना, समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान इन्हें पराजित किया था, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, कि जो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, है ना, उन्होंने दक्षिण विजय अभियान के दौरान इनको क्या किया था, पराजित किया था। ठीक, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, है ना। उसके अलावा देखिए महेंद्र सेन के बाद रुद्रसेन शासक बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो रुद्रसेन थे, ठीक है ना, रुद्रसेन द्वितीय, है ना, इनका देखिए क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन, गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री का विवाह, ठीक है, उनकी पुत्री कौन, प्रभावती, ठीक है, उनकी पुत्री का विवाह वकाटक वंश के इन शासक, ठीक है, कौन, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था, है ना। तो देखिए क्या है कि देखिए कोई भी मतलब जो वंश है, ठीक है, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है ना, तो राज्य का विस्तार वो दो तरीके से कर सकता है, ठीक है ना। एक तो युद्ध करके या फिर संबंध बनाकर, ठीक है, संबंध बनाकर मतलब कि अगर वहां विवाह कर देता है किसी का, तो मतलब ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में भी उसका शासन काल चलता है, ठीक है, शासन अधिकार मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से, है ना, क्या हुआ कि विभिन्न वंश ने, है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया था, ठीक है।
तो देखिए जो रुद्रसेन द्वितीय है, ठीक ना, वाकाटक वंश के शासक, उनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा अब हम देखेंगे प्रवरसेन, ठीक है ना। रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन को देखते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्रम के अनुसार जो भी शासक हैं, ठीक है, महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, हरिसेन, इन सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब ये क्रम पूछे भी जाते हैं, है ना। तो देखिए प्रवरसेन के बारे में देखते हैं, है ना। प्रवरसेन, इनके दरबार में एक महाकवि कालिदास जी आए थे, ठीक है। कौन आए थे? महाकवि कालिदास, है ना। तो ये जो कालिदास जी आए थे, है ना, उन्होंने क्या किया कि यात्रा के क्रम में इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, जब ये यात्रा कर रहे थे, है ना, एक जगह तो रुके नहीं होंगे, यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है, इधर से उधर घूम रहे होंगे। तो यात्रा के क्रम में इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, जो कि सरगुजा में है ना, वहां पर इन्होंने क्या किया, मेघदूत ग्रंथ की रचना की। क्या की? मेघदूत ग्रंथ की रचना की। और सरगुजा को, है ना, मतलब सरगुजा को देखकर, है ना, उन्होंने क्या किया, सरगुजा को किस उपाधि से नवाजा? तो स्वर्ग का द्वार कहा। किसने? महाकवि कालिदास जी ने। किसको? सरगुजा को क्या कहा? स्वर्ग का द्वार, ठीक है। और यहीं पर कहा, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में उन्होंने मेघदूत की रचना की थी, ठीक है। और ये जो मेघदूत रचना है, ठीक ना, उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये भी प्रश्न पूछता है। तो मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया था वो कौन था? मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे ने, ठीक है, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना, क्या कंफ्यूजन मत होइएगा। मेघदूत की रचना महाकवि कालिदास ने की थी, है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा प्रवरसेन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, है ना, कि उनके शासनकाल में महाकवि कालिदास जी आए थे और उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी पर मेघदूत की रचना की थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रवरसेन के बाद नरेंद्र सेन को, ठीक है। तो इस नरेंद्र सेन की क्या विशेषता है देखिए, रिद्धिपुर अभिलेख, ठीक है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ रिद्धिपुर, ठीक ना, जिसके अनुसार, है ना, नलवंश शासक, ठीक है, नलवंश शासक थे कौन? भवदत्त वर्मन, है ना। नलवंश शासक जो थे, है ना, इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मतलब कि कौशल क्षेत्र में इनका शासक था, किनका? वाकाटक वंश का। और महाकांतर क्षेत्र में नलवंश का शासन था, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे से मतलब अपने शासन का विस्तार करने के लिए या फिर किसी प्रकार का संबंध मतलब ठीक न होने के कारण क्या होता है? युद्ध हो जाता है, ठीक ना। तो गाइस देखिए रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंश शासक भवदत्त वर्मन ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को हराया था, है ना। जो नलवंश शासक था, ठीक है ना, क्या था? नलवंश शासक, है ना, उन्होंने, नलवंश शासक कौन? तो भवदत्त वर्मन, ठीक है। तो भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो रिद्धिपुर अभिलेख से। किससे? रिद्धिपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि नलवंश शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को, ठीक है। तो गाइस हमने यहां तक देखा, है ना। उसके पश्चात देखिए पृथ्वी सेन जब शासक बनते हैं, ठीक है, नरेंद्र सेन के बाद, तो देखिए केसरी बेड़ा अभिलेख प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है? केसरी बेड़ा अभिलेख, ठीक है, जिसके अनुसार पृथ्वी सेन ने, ठीक है, इन्होंने नलवंश शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था, ठीक है ना। क्या किया था? देखिए पहले जो थे, है ना, जब नरेंद्र सेन शासक थे, है ना, तो उनको पराजित कर दिए कौन? नलवंश शासक भवदत्त वर्मन, ठीक है। लेकिन जब ये शासक बनते हैं कौन? पृथ्वी सेन, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया? नलवंश जो शासक थे अर्थपति भट्टारक, उनको पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? पृथ्वी सेन ने, ठीक है। तो ये जो था नरेंद्र सेन वो हारा था, ठीक है ना, और ये जो था वो जीता था, ठीक। और किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो नरेंद्र सेन से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है? तो रिद्धिपुर अभिलेख से, है ना। और जो पृथ्वी सेन थे, ठीक है, उनकी जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से? तो केसरी बेड़ा अभिलेख से, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं कि किस, नहीं ऐसे पूछे जाते हैं कि रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार कौन सा कथन सत्य है ना। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो गाइस हमने यहां तक देखा, है ना। उसके पश्चात पृथ्वी सेन के पश्चात हरिसेन को देखते हैं, ठीक है। तो इस हरिसेन की क्या विशेषता है ना।
जब वकाटक वंश नष्ट होने के कगार में था, है ना, तो वकाटकों की एक शाखा जो थी वो गोदावरी क्षेत्र में शासन किए, है ना। जब वकाटक वंश समाप्त होने के कगार में था तो क्या हुआ कि वकाटकों की एक शाखा थी। कौन सा शाखा? तो गुप्त गुलाम वंश, ठीक है। उन्होंने क्या किया? गोदावरी क्षेत्र में जाकर शासन किया था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ठीक है। प्रभावती के पुनाभिलेख, ठीक है। क्या देखा हमने कि प्रभावती का पुनाभिलेख। प्रभावती कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, जिसका विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ उसका विवाह हुआ था, ठीक है। तो वही थी प्रभावती। तो इस प्रभावती के पुनाभिलेख से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? कि वकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। क्या कर ली थी? वकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। तो जैसा कि हमने जाना था कि वकाटक नरेश जो थे महेंद्र सेन, है ना, उनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनको मतलब कि उस क्षेत्र पर मतलब कि शासन नहीं किया, है ना, ठीक है। तो प्रभावती के पुनाभिलेख से ज्ञात होता है कि वकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। उसके अलावा उपाधि के बारे में देखते हैं हम, ठीक है ना। देखिए, वकाटक वंश के जो शासक थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। क्या चीज धारण करते थे? महाराज की उपाधि, है ना। और गुप्त वंश के जो शासक थे वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। क्या चीज? महाराजा धीराज की। देखिए, जब वकाटक वंश महाराज की उपाधि धारण करेंगे, ठीक है, तो गुप्त वंश तो उनके भी बाप है कि नहीं है। तो वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए, मतलब कि महाराज से भी बड़ा उपाधि धारण किए। क्या चीज? महाराजा धीराज, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकिएगा, है ना, कि वकाटक वंश जो थे, है ना, वो महाराज की उपाधि धारण किए थे और गुप्त वंश के जो शासक थे वो महाराजा धीराज, ठीक है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने वकाटक वंश से संबंधित, ठीक ना, कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। उनकी राजधानी कहाँ थी, उनका मतलब क्षेत्र विस्तार कहाँ था, है ना, उनके समकालीन कौन कौन से वंश थे, ठीक है। उसके अलावा वकाटक वंश में कौन कौन से शासक हुए, ठीक है। और हमने ये जाना है ना, उन शासकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जहां से एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने जानने का प्रयास किया, ठीक। तो गाइस, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो जो भी छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रीय राजवंश आए हैं ना, जैसे कि नल वंश, है ना, उनके अलावा जो भी क्षेत्रीय राजवंश आए उन सभी को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।